कल नहीं तो परसों हम मैथ्स पेडागोजी भी करेंगे, और हो सकता है कि सीडीपी इन वन शॉट भी मैं करा दूं। वन शॉट नहीं कराएंगे, वन शॉट इन्हीं को रहने देते हैं। चलिए खैर बढ़ते हैं आगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा जैसे जैसे आप आते जाएं। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और फ्री नोट्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग जो हैं। आप मैथ्स के लिए मना करके मेरा दिल ब्लॉक कर दिया। रचा परसों हो जाएगा मैथ्स, डोंट वरी। जिनका कल और परसों का एग्जाम है ना, वो थोड़ा सा मैनेज कर लें। मैं भी मतलब व्यक्ति ही हूँ, इंसान ही हूँ, जीव ही हूँ। चीज़ें ऑलरेडी इतनी सारी हैं, और ऐसा नहीं अगर पुरानी मैराथन नहीं होती तो मैं करा भी देती, ठीक है ना। तो डोंट वरी, नोट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक। तो मैंने अपनी बैचेस की भी क्लासेस कैंसिल करके आप लोगों के लिए काम किया है। इतने सारे नोट्स पे जो फोकस हुआ है, अलग अलग जो आपको मिले हैं, जो बाकी सेशंस हुए हैं, तो जो नहीं, और वो भी 2 दिन के लिए, मतलब कल और परसों की जिनकी शिफ्ट है उसके बाद तो हो ही जाएगा, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करें आज की कहानी। आप लोग आते जाइए, जुड़ते जाइए और हम पढ़ते जाएंगे। बहुत आसान लगेगा, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ देखिएगा, अगर हम भाषा की बात करते हैं फटाफट से समझेंगे। जो इस बार स्टीफन क्रैशन वगैरह भी इन्होंने पूछ लिया, उस पर भी आएंगे। भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा हमें पता है संप्रेषण का माध्यम है, यानी अपनी बात को कहने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक साधन है, दूसरे की बात को सुनने का एक साधन है। तो लेकिन ये एक साधन मात्र नहीं है। भाषा के बहुत सारे प्रकार हैं कि ये परिवर्तनशील है, डायनेमिक है, समय के साथ चेंज होती है ना। भाषा क्या है, एक अपने आप में स्वतंत्र चीज है। अगर हम बात कर रहे हैं भाषा की तो हम अभिव्यक्त भी कर सकते हैं इसके द्वारा, महसूस भी कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, यानी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। महसूस करना, जो आप फील करते हैं वो भी तो लैंग्वेज के माध्यम से फील करते हैं ना। कई बार आप गाने सुनते हुए, शायरी पढ़ते हुए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं बेसिकली। चिंतन, थिंकिंग भी, अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो वो भी हम भाषा के माध्यम से करते हैं। तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन का एक माध्यम है, एक साधन है। संप्रेषण का भी एक साधन है, ज्ञान की वृद्धि का भी एक साधन है, या हम कहें जो हम एकेडमिक्स में, जो हम अध्ययन और अध्यापन का भी एक साधन है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार यानी फंक्शन भाषा के हो सकते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के रूप की जब हम बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो ये 3 रूप हैं। एक है मौखिक भाषा, जब आप मौखिक रूप से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन है बी, तो पर्सन ए अपनी सहेली से बात कर रहा है और पर्सन बी भी अपनी सहेला से बात कर रही है, ठीक। तो बेसिकली ये दोनों क्या कर रहे हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं अभी मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूं, आप अभी लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चैट सेक्शन में लाइव में चैट करते हुए या बातें लिखते हुए। कोशिश कीजिएगा कमेंट्स पे फोकस कम करें और सीखने पे या सुनने पे, ध्यान रखने पे फोकस करें। जिनके नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी वो ईवीएस वाले नोट्स, ताकि वो प्रिंट हो जाएं, डोंट वरी, ठीक। फिर आती है लिखित भाषा, जिसको हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। मौखिक भाषा क्या है, जो हम उच्चारण के माध्यम से अपनी बात कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हम टीवी देख पा रहे हैं तो समाचार हम, या कोई सीरियल भी देखते हैं अगर, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या रसोड़े में कौन कौन था, ये सब क्या है, ये आप मौखिक भाषा के माध्यम से ही समझ पाते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, मौखिक भाषा के माध्यम से ही समझ पा रहे हैं। साथ में लिखित का भी प्रयोग हुआ है, आप उधर से लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो जो नॉर्मल हम आम बोलचाल में बातें करते हैं वो किस में आती है, मौखिक भाषा का ही एक रूप है। प्रगति, बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। लिखित भाषा क्या है, यानी लिख करके समझना चीजों को। क्या करना, लिख करके समझना, या फिर लिख करके आप अपनी बात कोई पत्र के माध्यम से कह सकते हैं। कोई आपको प्रॉपर्टी का काम कराना है, कोई आपको नौकरी लगेगी कल को तो उस पर साइन करने हैं, कॉल लेटर आया है ना। तो लिखित भाषा मतलब हमने फिर लेखन को डेवलप किया कि भाई लेखन जो है वो ज्यादा बेहतर चीज है, या हम कहें ज्यादा स्थायी है मौखिक के तुलना में। तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग लिख नहीं सकते, या दोनों भी कर सकते हैं, तब भी क्या है, संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। वो जिन लोगों को बोलने में समस्या होती है, जो मूक बधिर हैं, उन लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल है। बाकी सांकेतिक भाषा अपने आप में एक प्राकृतिक भाषा हम इसको मानेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक भाषा है ना। आपने वो न्यूज़पेपर बोल रही हूँ, न्यूज में आपने देखा होगा, न्यूज चैनल्स में, कि हाथों का प्रयोग करके, जेस्चर्स का, हाव भाव का प्रयोग करके, संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही जाती है। जब आपको किसी को बुलाना होगा तो आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ये क्या हुआ, आपको समझ आ गया कि आप किसी को बुला रहे हैं, संकेत कर रहे हैं आप, है ना। कोई आपसे कह रहा है अरे ये पेपर तो बहुत टफ आएगा, फलाना होगा, ये होगा, आप कह रहे हैं ठीक है। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है भी मैं बोल रही हूं, आपने कहा जाओ निकलो, मतलब हाथ से आप इशारा कर रहे हैं, हाँ ठीक है सुन लिया तुम्हारी बात, अब अपना काम कर लो, हम अपना काम कर लेते हैं। तो मौखिक भाषा जब आप बोल करके, उच्चारण करके अपनी बात को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हिंदी वाले नोट्स भी रात में ही मिल जाएंगे गणित के। लिखित की जब हम बात कर रहे हैं तो हम, और इंग्लिश वाले ईवीएस के, तो लिख करके अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, और सांकेतिक संकेतों के माध्यम से। बेसिक बात है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी
नहीं होनी चाहिए। अब हमें इतना पता है कि जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की तुलना में अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। क्या होती है? अधिक स्थायी होती है। यानी आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना है, कोई एक भाषा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लिष्ट भाषा कहते हैं, यानी जो बिल्कुल कार्यालयों में या समाज के उच्च वर्ग के द्वारा यूज होती है उसको क्लिष्ट भाषा कहते हैं हम। ठीक, तो जो भाषा है, आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने जा रहे हैं, अच्छा जिसकी प्रॉपर्टी, उसने कहा हाँ ठीक है मान लिया ये आज से आपकी है, आप कह रहे हैं अच्छा कानूनी कार्यवाही कर लें, पेपर वर्क कर लें, उसने कहा नहीं नहीं मैंने कह तो दिया है आपकी है। तो वो कह तो दिया वाली बात इतनी स्टेबल, इतनी स्थायी नहीं होती, वो अस्थायी होती है। लिखित बात पक्की हो जाती है कि लिख के ले लो यही होगा, हम कहते हैं ना। और उस गाने का भी मैं बार बार आपको एग्जाम्पल, मैम डर लग रहा है, सब पढ़ लिया है बट फिर भी डर लग रहा है, क्या करूं, बहुत नर्वस फील कर रहा हूं। मनीष, ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है कि डर अंत तक लगता है। कई लोग पढ़ते जाते हैं अंत तक, कई लोग पढ़ना छोड़ देते हैं एक दिन पहले, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट इसमें अगर हम बात करें, मिल जाएगा इंग्लिश वाले नोट्स ब्रेश, अभी रात को ही मिल जाएंगे, वो फाइनल हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें मैथ्स और इंग्लिश दोनों के, जो हिंदी मीडियम वाला जो पंगा है ना वो भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ लिया बस अब पढ़ लिया ना, पेपर में सब याद आ जाएगा, वहां आपको खुद से नहीं लिखना, आंसर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे आपके सामने। तो अब जिसने पढ़ा है वो अपने आप दिमाग चलने लगता है, उसकी टेंशन मत लो, पहले से अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब तो जो होगा पेपर में देख लेना, कुछ परेशान होकर भी हो नहीं जाने वाला। तो अगर हम बात करें लिखित भाषा जो है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी, और जो काम की चीजें, अगर आप लेट्स लर्न पे थे तो आपने काम की चीजें पढ़ी हैं, आपने सिलेबस को फॉलो किया है, आपने क्वालिटी चीजें पढ़ी हैं ऑलरेडी, आपको आती हैं चीजें। अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट नोट्स पढ़ने में किया है, पुराने मैराथन देख लिए हैं, इस बार के मैराथन देख लिए हैं, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। ठीक, तो हम ये कहेंगे जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है, यानी ज्यादा स्टेबल है। लिख के लीजिएगा, अफसोस करोगे, मतलब इतना श्योर है व्यक्ति कि मेरे को छोड़ के जा रहे हो वजह दी, तो लिख के ले लो, अफसोस करोगे ही करोगे। दैट मीन्स श्योर होते हैं जब आप, पक्की बात कहते हैं जब आप, स्थायी बात कहते हैं जब आप, जो आसानी से परिवर्तित नहीं होती। जैसे संविधान है, बस बोल करके तो नहीं कह दिया, लिखित में है, तो लिखित चीज ज्यादा प्रमाणिक है, ज्यादा स्थायी है, बजाय कि ये ब्ला ब्ला अपना आपस में बातें कर देना। मूड हुआ तो कहा बेस्ट इंसान हो, मूड हुआ तो कहा कि तुमसे खराब नहीं है कोई, तो ये मूड पे नहीं चलती। मौखिक भाषा बदलने में कम समय लगता है, बहुत कम लोग होते हैं जो मौखिक भाषा जिनकी स्थायी के रूप में होती है कि उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया। अब हम बात करते हैं भाषा अर्जन की। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। भाषा अर्जन है जब आप बिना किसी टीचर के, बिना किसी शिक्षक के, सिर्फ एनवायरमेंट से, सिर्फ वातावरण से, देखिए भाषा को सीखने में या अर्जित करने में दोनों ही तरह से एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, वातावरण का बहुत बड़ा रोल है। तो भाषा अर्जन क्या है? जब आप स्वाभाविक रूप से, जब आप, इन शब्दों का ध्यान रखना है, स्वाभाविक रूप से या मैं कहूं अचेतन रूप से, कई जगह पे अवचेतन मिलेगा बट स्टीफन ग्रेशन कह रहे हैं अचेतन होता है, अचेतन रूप से भाषा को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। यानी आपने अर्जित कर लिया, ग्रहण कर लिया। इसको अधिग्रहण या अधिग्रहण भी कहते हैं, भाषा अधिग्रहण भी कहते हैं, भाषा अर्जन भी कहते हैं, दोनों ही बातें हैं। एक्विजिशन इंग्लिश में कहते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश में। ठीक, तो स्वाभाविक रूप से, अचेतन रूप से जब आप नेचुरली अपने एनवायरमेंट में घूमते फिरते, आपका जन्म हुआ, आप आसपास आपने देखी चीजें, जो मम्मी बोल रही हैं, जो भाई बोल रहा है, जो पापा बोल रहे हैं, जो टीवी में आ रहा है, जो कार्टून में देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, चारों तरफ से भर रहे हैं आप, फिर आप भाषा को एक्वायर कर लेते हैं। कभी गलत बोलते हैं, फिर धीरे धीरे सही बोलने लगते हैं। तो यानी आप बिना किसी किताब के, बिना किसी नियम के, बिना किसी शिक्षक के एक भाषा को बोलना सीख जाते हैं। सिर्फ एनवायरमेंट से, सिर्फ वातावरण से अर्जित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एक तरह से, है ना। आपका कोई पर्सनल एफर्ट इसमें नहीं लगा, कोई प्रयास आपने सचेतन रूप से नहीं किया, कॉन्शियसली नहीं किया, अचेतन रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब बच्चा स्कूल आता है तो उससे पहले उसको भाषा का प्रयोग करना, यानी जो उसकी मातृभाषा है, जो उसके घर में बोले जाने वाली भाषा है, उसका प्रयोग करना, उसको समझना ऑलरेडी आता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आपकी मातृभाषा होती है, तो बच्चे के स्कूल आने से पहले उसके पास समझ होती है उस चीज की, उस भाषा को इस्तेमाल करने की, उस भाषा को समझने की, उस भाषा में अपनी बात कह सकने की। फिर वो स्कूल आता है तो वो सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा सीखता है या अन्य भाषाएं सीखता है। ठीक, तो हम कहते भी हैं कि भाई बच्चे को उम्र के साथ बोलना आ जाता है। तो एक बच्चा जो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, उसकी मम्मी कह रही है कि बेटा ये तो तुम्हारे पास, जेफरी ये तो अब तुमको आ जाना चाहिए, ये तो पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस है। उम्र के साथ भाषा का बोलना तो स्वाभाविक बात है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। हम सब ने ऐसी भाषा सीखी है, कोई आपको क्लासेस तो लगाई नहीं थी कि घर में बात करनी है, दूध मांगना है तो उसके लिए आप पहले क्लासेस में भाषा सीखने गए थे कि भाई मेरे को बता दो कि मम्मी से दूध कैसे मांगू, ऐसा तो नहीं हुआ था। ठीक है ना।
देख देख करके, सुन सुन करके आसानी से आपने दिमाग में भर ली चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, फोकस यहीं रखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं, एक भी बात व्यर्थ की नहीं करेंगे। भाषा अधिगम। अब भाषा अधिगम की जब हम बात कर रहे हैं तो भाषा अधिगम आप देख रहे हो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अभी वहां वो पार्क में बैठ के मम्मी और बेटा बात कर रहे थे या बेटी बात कर रहे थे पिछले वाले फोटो में, क्योंकि वो एनवायरमेंट में हो जाती है, खेलते कूदते हो जाती है, अचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जबकि भाषा अधिगम जो है वो सचेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस एफर्ट, प्रयास लगेंगे, यहाँ पे औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी, वहां अनौपचारिक थी चीजें आप अपने घर से सीख जाते हैं। औपचारिक क्या है, आप स्कूल जा रहे हैं, आप विद्यालय से सीखेंगे, आप नियम सीखेंगे, आप व्याकरण सीखेंगे भाषा का, तब जाकर के आप कहीं भाषा सीख पाते हैं जो दूसरी भाषा होती है। ठीक है ना, तब जाकर के आप वो भाषा सीख पाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे किताबें भी होंगी। तो मुख्य अंतर भाषा अर्जन और अधिगम के बीच जो मुख्य अंतर है वो है भाषा के वातावरण का, क्योंकि भाषा अर्जन आप उस भाषा का करते हैं जो आपके वातावरण में होती है, उसको आप एक्वायर कर लेते हैं, सचेतन नहीं अचेतन ही रूप से, अनौपचारिक रूप से, बिना विद्यालय जाए, बिना शिक्षक के, बिना व्याकरण सीखे। यहाँ आपको व्याकरण भी सीखनी होती है, आप विद्यालय भी जाते हैं, आप सारे सचेतन प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये मुख्य अंतर है अधिगम का और अर्जन का। इतनी बात क्लियर है। अगर दोनों में अंतर की बात करें तो मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं सिर्फ। क्या है ये, भाषा अर्जन और दूसरा है भाषा अधिगम। अर्जन हमें पता है एक्विजिशन, जो कि एक अवचेतन प्रक्रिया है, या अगर हम स्टीफन क्रेशन की माने तो वो कहते हैं अचेतन प्रक्रिया है, यानी आपको अनकॉन्शियसली, आपका ध्यान भी नहीं है सीखने पे, आप भाषा अपने आप सीख गए बड़े होते होते अपने घर में, अपने आसपास से। वहीं जब अधिगम की हम बात करते हैं तो ये चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस एफर्ट है। आप स्कूल गए, आप स्कूल की भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं साथ में, आप शब्द अर्थ रट रहे हैं या याद कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, शिक्षक आपके साथ है, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, मूवीज देख रहे हैं, आपने इंग्लिश सीखी तो आप स्पेशली देख रहे हैं, हालांकि मूवीज वगैरह की सहायता से तो आप भाषा अर्जन भी कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक प्रक्रिया यानी एक नेचुरल प्रोसेस है क्या, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। वही नियमबद्ध, रूल बेस्ड है ना, रूल बेस्ड प्रोसेस है क्या आपकी भाषा अधिगम की प्रक्रिया। ठीक, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही है? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूल बेस्ड, जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, आप नियम भी पढ़ रहे हैं, आप सारी चीजें पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। अनौपचारिक प्रक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है इनफॉर्मल प्रोसेस अर्जन, क्योंकि आप घर से, वातावरण से, मूवीज से, जहां से भी, जहां पे भी आपका ध्यान नहीं, आप भाषा सीखने नहीं गए बट सीख लिया। औपचारिक प्रक्रिया है फॉर्मल, जब आपको स्कूल, व्याकरण, शिक्षक इन सब की जरूरत पड़े। मातृभाषा क्या है, मदर टंग आप एक्वायर करते हैं, मदर टंग आप एक्वायर करते हैं, मदर टंग आप अर्जित करते हैं, मातृभाषा आप अर्जित करते हैं। जो मातृभाषा क्या है, मम्मी की भाषा नहीं, जो घर में बोली जाती है, वो भाषा जो सबसे पहले बोली जाती है ना। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी हो सकती है कई लोगों की तमिल भी हो सकती है, किसी की तेलुगु हो सकती है, किसी की पंजाबी हो सकती है ना, किसी की संस्कृत भी हो सकती है। तो जो घर में बोले जाने वाली भाषा है, जब आपने जन्म लिया और आसपास जो भाषा सबसे पहले आपके घर में बोली जाती है वो मातृभाषा है। तो मान लीजिए हिंदी है और आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपने एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया हिंदी को बिना किसी प्रयास के, स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी किताब के, बिना किसी टीचर के। वहीं जब हम दूसरी भाषा की बात कर रहे हैं तो दूसरी भाषा यानी कोई भी सेकंड लैंग्वेज या L2 हम कह देते हैं, आपको ये क्वेश्चन हिंदी में भी देखने को मिल सकता है, इसको हम L1 कहते हैं। जो भाषा आपने सबसे पहले सीखी है, मातृभाषा मदर टंग नेचुरल होती है। दूसरी भाषा लैंग्वेज 2 जो आप स्कूल जाके सीखते हैं, इसको लक्ष्य भाषा भी कह देते हैं, और इसको देशज या देशीय भाषा कह देते हैं, मातृभाषा को यानी नेटिव लैंग्वेज भी कह देते हैं। स्पीड आज ऐसी रहने वाली है, स्पीड आप कम करके देख लीजिएगा जिनको ज्यादा समस्या हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर है तो बता दीजिए, है ना। ये देखो इस तरह के लोग, हम इनका क्या करें, इनको ब्लॉक करें, इनको अच्छा बुरा बोलें, मतलब कोई व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है इनका ध्यान उस पर है ही नहीं, है ना। ये कह रहे हैं मैम L2 संस्कृत वालों के बारे में बता दीजिए, क्यों नफरत है आपको संस्कृत से, और रेड इमोजी बता रहे हैं, है ना। तो मतलब सारी भाषाएं, एक व्यक्ति, फिर पंजाबी वाले आएंगे वो कहेंगे अच्छा पंजाबी नहीं पढ़ाई आपने, है ना। कोई अंत है इस बात का? कैसी बातें करते हो यार, बैच में चले जाते हैं, वहां पढ़ लेते हैं, अरुण सर पढ़ाते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं भाषा अर्जन और अधिगम के बीच की, तो मुख्य अंतर क्या है, वातावरण। कल और परसों जिनका पेपर है उनको बख्श दीजिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए एक्स्ट्रा कमेंट करके, है ना। अगर किसी का लेट भी है तो पेपर, तो वातावरण, इनका मुख्य अंतर जो है वो वातावरण है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो मुख्य अंतर इन दोनों के बीच का वो वातावरण है, क्योंकि भाषा अर्जन के लिए आपकी मातृभाषा का वातावरण आपको घर पे मिल जाता है। अगर आपको दूसरी भाषा का भी वातावरण मिल गया होगा तो आप एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से। यानी घर में अगर आपके इंग्लिश भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है शुरू से ही, तो आप नेचुरली स्वाभाविक रूप से एक्वायर कर चुके होते, हिंदी भी इंग्लिश भी। ठीक, चलिए अब लक्ष्य भाषा व मातृभाषा के बीच का अंतर समझ लेते हैं, 1 ही मिनट लगेगी। लक्ष्य भाषा को हम टारगेट लैंग्वेज भी कह देते हैं जब बच्चा स्कूल में जाकर के, क्योंकि अब हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में अंतर बचा नहीं है, क्वेश्चन लगभग सेम ही देखने को मिल रहे हैं। तो लक्ष्य भाषा यानी जिसको सिखाने का लक्ष्य है, यानी स्कूल में जो भाषा सिखाई जा रही है। मान लीजिए आपके घर में हिंदी बोली जाती थी, स्कूल में टारगेट लैंग्वेज क्या हो सकती है? स्कूल में टारगेट लैंग्वेज होगी आपकी जो भी इंग्लिश है, या जिस भी स्कूल में आप हैं, संस्कृत है मान लीजिए, तो वो टारगेट लैंग्वेज हो गई, यानी जिसको टारगेट किया जा रहा है। तो लक्ष्य भाषा जनरली लैंग्वेज 2 में ही आती है, क्योंकि मातृभाषा लैंग्वेज 1 है। तो मातृभाषा आपकी, इसको देशीय भाषा भी कह सकते हैं, है ना, पहली भाषा भी कह सकते हैं, लैंग्वेज 1 भी कह सकते हैं। ठीक, और इसको लैंग्वेज 2 भी कह सकते हैं, या टारगेट लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा भी कह सकते हैं। इसको आप देशीय भाषा या नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं। हिंदी में नेटिव भी लिख देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक बात है जो हमें यहाँ पता होनी ही चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें मातृभाषा की, तो मातृभाषा का अर्जन किया जाता है। और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरली अगर हम देखें सामान्य तौर पे, तो लक्ष्य भाषा को आप अधिगम करते हैं। अधिगम वो प्रक्रिया है यानी लर्निंग, जिसमें आप एफर्ट्स यानी कि प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, वही और सचेतन यानी कॉन्शियस एफर्ट्स लेते हैं। वही मातृभाषा में आप अचेतन रूप से सीख जाते हैं, सचेतन रूप से नहीं, अचेतन से या अवचेतन से अर्जित कर लेते हैं भाषा को स्वाभाविक रूप से। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी अगर इस बात को समझने में हो रही है तो आप बता दीजिए। भाषा के क्या है, विविध रूप हैं, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो भाषा के विविध रूप की जब हम बात करें तो एक रूप हो गया मातृभाषा, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, जो आपके घर में पहली भाषा बोली जाती है, जिसको आप अर्जित करते हैं। दूसरी भाषा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? बताइए कमेंट करके, फटाफट से बताइए। अगर हम बात करें फटाफट से बताइए, नो 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 नो। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? क्योंकि हम बचपन से बड़े होते हैं, हमारे आसपास यही बात बोली जाती है कि भाई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है ना। फिर एक आध बार जब तक हम बेइज्जती नहीं करा लेते समाज में अपनी, जहां पे 4 पढ़े लिखे लोग हों, हमें पता नहीं लगता, या हम पेपर की तैयारी नहीं करते जब तक। ठीक, तो अगर हम देखें तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लाइक शेयर करते रहना है। आज दूसरा सेशन था तो इस चक्कर में ये वाला सेशन काफी लेट हो गया, बट हम इसको 1 घंटे में ही समेट देंगे। जो जरूरी बातें हैं वो कर लेंगे, अदरवाइज तो मैं पहले भी मैराथन ले चुकी हूँ, हिंदी के नोट्स भी आपको दे चुकी हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़े, समझे, जाने चीजों को। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक हो तो आप बता सकते हैं। नो, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है, इतना हमें ध्यान में रखना है। ठीक, भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और किस एक्ट के तहत है, फटाफट से बताओ कमेंट करके। अभी कल परसों हमने इंग्लिश पेडागोजी में भी डिस्कस किया था, फटाफट से बताओ। जो अनुच्छेद है आपका 343(1) ठीक है, 343(1). और अगर हम बात करें ये एक्ट कब आया था राजभाषा का, तो राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में, 1963 में, जिसको हम ओला भी कह देते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी राजभाषा अधिनियम। ठीक, तो जिसके अनुसार जो राजभाषा है वो है हिंदी, आर्टिकल 343(1) में। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे सहकारी राजभाषा, यानी जो सह राजभाषा, जो एसोसिएट है राजभाषा की, सहकर्मी है, जो एसोसिएट है, संबंधित है, वो कौन सी है? दूसरी भाषा AOL जिसको हम कहते हैं एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है हमारी इंग्लिश, आर्टिकल या अनुच्छेद 343(2) के तहत। इतना हमें ध्यान रखना है। ये बेसिक सी बात है जो हमें ये बताती है कि संविधान के अनुसार हिंदी की जगह क्या है, राजभाषा की है। ठीक है, मातृभाषा कई लोगों के लिए हो सकती है, कई लोगों के लिए नहीं भी हो सकती। अच्छा, भाषा के कुछ और भी रूप होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मानक भाषा। क्या कहते हैं हम? मानक भाषा। मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज,
जो कार्यालय प्रयोग में लाई जाती है, जो ऑफिसेज में यूज हो रही है ना, जो कार्यालय प्रयोग की भाषा है उसको हम मानक भाषा कह रहे हैं कि शुद्ध रूप है भाषा का। और भी ज्यादा अगर एक लेवल ऊपर चले जाएं तो वो फिर हो जाती है आपकी क्लिष्ट लैंग्वेज, कि जो एकदम क्रीमी लेयर है समाज की वो बोल रही है जिसको। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि मानक भाषा यानी वो भाषा जो शुद्ध है कुछ हद तक और कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। बेसिक बात है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं संविधान की ओर। और 22 भाषाओं की बात हुई है 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। और ये जो 22 भाषाएं हैं इसमें हिंदी इन 22 भाषाओं का हिस्सा है। अगर आप सीटेट का पेपर देने जाते हैं आपको 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है ना बात। तो इन 22 भाषाओं में हिंदी शामिल है लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक, तो यहां ध्यान रखना है कि अंग्रेजी शामिल नहीं है। हिंदी पेडागोजी में भी ये बात पूछ सकता है, अब कोई भरोसा बाकी रहा नहीं है। ठीक है ना, हिंदी पेडागोजी में भी बात पूछ सकता है। ठीक है ना। पारस किसी ना किसी सेक्शन में गड़बड़ कर रहे हो आप, उस पे फोकस कीजिए, किस सेक्शन में नंबर कमा रहे हैं। पैसेज में कमा रहे हैं तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, संस्कृत, नेपाली, ये सब इसका पार्ट है। ठीक, तो ये 22 भाषाओं में हिंदी हिस्सा है इन 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में जिसकी बात हुई है। अब नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन आता ही है। नॉम चॉम्स्की क्या है? अमेरिकी भाषाविद हैं, लिंग्विस्ट हैं। तो जब हम नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं, इससे पहले अगर हम बात करते हैं किसी की भी नहीं, तो नॉम चॉम्स्की आप देख रहे हैं, नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकी भाषाविद है। ये कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है। यानी किसकी बात हो रही है? मनुष्यों की, जानवरों की बात नहीं हो रही है। तो मनुष्य में, मानव शिशु में जन्मजात क्षमता होती है कि वो भाषा का अधिग्रहण कर सके या अर्जन कर सके। तो लैंग्वेज को नेचुरली, स्वाभाविक रूप से एक्वायर करने की, अर्जित करने की क्षमता मानव शिशु में है। ऐसा कौन कह रहे हैं? नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं। ये एज इट इज 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक बात को समझने में। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र जो है इसके माध्यम से हमारे, ये हाइपोथेटिकल है, परिकल्पनात्मक रूप से इन्होंने कहा है कि ब्रेन में कहीं होता है, जिसके माध्यम से, और ये 5 साल तक सबसे ज्यादा प्रभावी है, 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा प्रभावी है भाषा अधिग्रहण यंत्र। फिर धीरे धीरे वीक होता है। तो चाइल्डहुड के बाद, बाल्यावस्था के बाद, 10-11 साल के बाद आपको भाषा सीखने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि आपका भाषा अधिग्रहण यंत्र कमजोर हो चुका होता है या होता जाता है। ठीक है, इतनी बात। अब चॉम्स्की और क्या कहते हैं? चॉम्स्की कहते हैं कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है, मूल व्याकरण की बात करते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण की ये बात करते हैं कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबद्ध हैं, जिसे समझने में एलएडी हमारी सहायता करता है। एलएडी क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। ये हमें क्या करने में मदद करेगा? ये हमें व्याकरण के नियमों को बनाने में या समझने में मदद करेगा कि हम नेचुरली सीख पाए उनको। तो विश्व की सभी भाषाएं एक यूनिवर्सल ग्रामर है, कुछ पैटर्न सभी भाषाएं लगभग सेम फॉलो करती हैं, कुछ नियम सेम होते हैं। इसी बात को यूनिवर्सल ग्रामर के तहत समझाया है किसने? नॉम चॉम्स्की ने। जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं कि जिसमें आप रूल्स जनरेट कर सकते हैं भाषा को समझने के लिए, यानी नियमों को। सैपर-वोल्फ की एक परिकल्पना है। सैपर-वोल्फ इस बार पूछा हुआ है ना, तो सैपर-वोल्फ की अगर हम बात करें, बेंजामिन सैपर और ली वोल्फ, तो इन दोनों ने मिलकर के एक परिकल्पना दी। प्रोफेसर थे और ये इनके स्टूडेंट थे। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने परिकल्पना दी और इस परिकल्पना को भाषागत सापेक्षतावाद या लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी या डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। ठीक है ना। तो भाषागत सापेक्षतावाद या ली वोल्फ की जो ये कल्पना है, ये क्या परिकल्पना है बेसिकली, इसके अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि या विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है या दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। यानी जो भी भाषा आप बोलते हैं, उस भाषा के बोलने से, जानने से आपको दुनिया को देखने का चश्मा चेंज हो जाता है। इसको फिर से समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता है और समझता है। यानी आपकी भाषा निर्धारित करती है कि आपका नजरिया कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी, आपके विचार कैसे होंगे। इसीलिए इसको भाषा निर्धारण या सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, ये कह रहे हैं, ये भाषा नियतिवाद का सिद्धांत भी कह देते हैं कई लोग। डिटर्मिनिज्म है कि भाषा निर्धारित करे, जो भाषा आप बोल रहे हैं वो निर्धारित करेगी। या जिस मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ी है आपने, तो आपने रामायण पढ़ी होगी, आपने उस तरह के ग्रंथ पढ़े होंगे, आपने वैसा ही साहित्य पढ़ा होगा, तो आपकी सोच उस तरह की होगी। अगर इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश के जैसी सोच होगी। तो बेसिकली भाषा नियतिवाद की तरफ लेके जाती है, सापेक्षता की तरफ लेके जाती है। यानी भाषा निर्धारित कर रही है कि हमारा विचार, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पीवाईक्यू डिफिकल्ट लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग से करेंगे।
नहीं नहीं प्रशांत, 90% क्वेश्चंस आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें, एक एक सेशन और भी ले लूंगी मैं क्वेश्चंस पे, डोंट वरी।